मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला साहब, खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। मेरा पहला सवाल, चूंकि आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की रैली थी डोडा में, तो सबसे पहले उन्होंने आपको निशाना बनाया, कहा कि खानदानी राज जो है उसको, उसकी वजह से कश्मीरियों ने बहुत सफ़र किया। उस पर आपका रिएक्शन? बदकिस्मती से वज़ीर आज़म साहब के पास पिछले 5-6 साल की हुकूमत का कुछ लोगों को बेचने के लिए है नहीं, इसलिए पुरानी बातों को बार बार दोहरा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में अभी तक लगभग जो भी आप यहाँ प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हुए हैं या जो कामयाब तरीन चीज़ें चल रही हैं वो पिछली हुकूमतों के हवाले से हैं। पिछले 5-6 साल में नया हमें कुछ देखने को नहीं मिला और इसलिए वज़ीर आज़म साहब नया कुछ नहीं गिन सके, नहीं तो उनको ये पुरानी बातें दोहराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप देखें हर इलेक्शन में, ख़ासकर 2014 के बाद, इन चीज़ों के अलावा वज़ीर आज़म साहब ने जम्मू कश्मीर के लोगों को कुछ नहीं दिया है। ये वही पुरानी बात है। तो उन्होंने ये भी कहा कि जो आपका मैनिफेस्टो है, कांग्रेस का भी नाम ले लिया और कहा कि अगर ये मैनिफेस्टो चलेगा तो उससे फिर से स्कूल जलेंगे, पत्थरबाजी फिर से शुरू होगी और यहाँ के हालात फिर से खराब होंगे। कैसे ना, ये अफसोस की बात यह है कि वज़ीर आज़म साहब ने ये तकरीर उस दिन की जबकि किश्तवाड़ में मिलिटेंट के एनकाउंटर में 2 बहादुर फौजी जो हैं वो अपनी जान खो गए। हमने हालात ख़राब नहीं किए। वज़ीर आज़म साहब को जम्मू के हालात का थोड़ा सा जिक्र करना चाहिए था। शायद ही कोई ऐसा ज़िला है जहां पिछले 2-3 सालों में हमने मिलिटेंसी नहीं देखी, और ये वो इलाका है जो मेरी हुकूमत में बिल्कुल मिलिटेंसी से हमने आज़ाद किया हुआ था। जम्मू में कोई हमले नहीं हो रहे थे। उन्होंने ये कहा कि मिलिटेंसी आखिरी सांसें गिन रही है। हाँ, वो तो किश्तवाड़ ने देखा। आज नॉर्थ कश्मीर में भी एनकाउंटर चल रहा है। ये रोज़ एनकाउंटर होते हैं और फिर हमें सुनाया जाता है कि ये आखिरी सांसें हैं। ये हम जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजी से भी अक्सर यही बातें सुनते हैं। जब कभी हमला होता है वो कहता है ना, अब ये बस मिलिटेंसी के आखिरी दौर, ये मिलिटेंसी का आखिरी दौर है। लेकिन वो आखिरी दौर पिछले 5-6 साल से ख़त्म ही नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर ने लोगों से खिताब करते हुए ये भी कहा कि उन्होंने 2014 के बाद कोशिश की कि जम्मू कश्मीर में एक नई लीडरशिप कायम हो। उन्होंने डीडीसी, बीडीसी, बाकी इलेक्शंस का भी जिक्र किया। तो क्या है ये लीडरशिप? वो लीडरशिप कहाँ है ये लीडरशिप? अब देखें, असेंबली इलेक्शन हो रहे हैं, देखते हैं कहाँ है ये नई लीडरशिप जो वज़ीर आज़म साहब ने पैदा की है यहाँ पे। अपनी पार्टी का हाल तो हमने पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान देखा, पीपल्स कॉन्फ्रेंस का हमने हाल देखा, कई सारी और पार्टियों का हमने, जो ट्रेडिशनल जो नई लीडरशिप उभर के आई है, उनका हाल हमने देखा। वज़ीर आज़म साहब की ये जो नई फसल है, उनमें से कई सारे आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे अब इलेक्शन लड़ रहे हैं श्रीनगर में, देहात के इलाकों में। देखते हैं क्या उनकी परफॉर्मेंस रहती है। कैंपेनिंग जारी है और आप भी कैंपेनिंग के दौरान, खासतौर से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जो प्रेसिडेंट हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो लोगों से ये कहते हैं कि हर सूरत में वो दफ़ा 370 वापस लाएंगे। किस तरीके से ये दफ़ा 370 वापस आ सकता है? हम लोगों से ये नहीं कह रहे हैं कि इस असेंबली के ज़रिए होगा, ना हम लोगों से ये कह रहे हैं कि इस हुकूमत के दौरान होगा, क्योंकि ये उम्मीद करना कि जिन्होंने हमसे ये लिया है वो हमें ये वापस लौटा देंगे, ये मुमकिन ही नहीं है। ये लोगों के साथ धोखा होता है। डॉक्टर साहब ने ये भी कहा कि शायद इसमें हमें 100 साल क्यों ना लगे, लेकिन हम ये लड़ाई छोड़ेंगे नहीं। मतलब ये कि जिस चीज़ को बीजेपी को 30-35 साल लगे हासिल करने में, वो रातों रात हम वापस नहीं ला पाएंगे, लेकिन हमने अपनी ये लड़ाई नहीं छोड़ रहे हैं, ये हमारा कहने का मतलब है। क्या उमर साहब, आपको नहीं लगता है कि अब सियासी लड़ाई नहीं रही, बल्कि कोर्ट ने जो है फैसला 370 के हटाए देने के हक में दिया? कोर्ट का जो थप्पा लगा, क्या आपको लगता है कि ये डिफिकल्ट बन गया? ये रिफत साहब, इससे पहले कोर्ट का थप्पा नहीं लगा था क्या? कोर्ट ने 3 बार 370 के हक में पाया। उस वक्त क्यों फिर आपके चैनलों ने ये नहीं कहा कि ये कोर्ट का थप्पा लग गया, आप ये क्या बात कर रहे हो? आज आपके चैनलों को कोर्ट का थप्पा नजर आता है क्योंकि बीजेपी को कोर्ट का थप्पा नजर आता है, लेकिन बीजेपी को ये कोर्ट का थप्पा तब नजर नहीं आया जब 3 जज बेंच ने 370 के हक में पाया। आज 5 जज बेंच ने 370 के खिलाफ पाया। क्या आप ये दावे से कह सकते हो कि कल को मुल्क में ऐसे हालात पैदा नहीं होंगे जिसमें कोई 7 जज का बेंच ना बैठे जो दोबारा से 370 पे गौर ना करे? मैं तो ये दावे से नहीं कह सकता हूँ।
मुमकिन है कि मुल्क में ऐसे हालात पैदा होंगे जबकि ये मुद्दा जो है दोबारा सुप्रीम कोर्ट के सामने होगा और वहाँ 7 जज होंगे, पूरा बेंच बैठेगा। क्या आप ये दावे से कह सकते हो कि वो अपना फैसला नहीं बदलेंगे जब 5 जजों ने 3 जजों का फैसला बदल दिया है? मैं ये उम्मीद रख सकता हूं कि कल 7 जज जो हैं 5 जज का बेंच का फैसला बदल देंगे। लेकिन जिस तरीके से ये 370 या 35 से हटाया गया, सिचुएशन ऐसी बनी कि पहले गवर्नर्स रूल लग गया जिसके लिए उन्होंने फिर ऑर्डिनेंस का इस्तेमाल किया, उसके बाद लोकसभा राज्यसभा में उतनी मेजॉरिटी, लोगों की मंजूरी नहीं थी ना। मेरा कहने का मतलब यह है कि लोगों की मंजूरी होगी, आपको गवर्नर रूल की जरूरत नहीं। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब बीजेपी ने जब बीजेपी वजूद में आई तब से उनके मैनिफेस्टो में यह था कि धारा 370 हटाना है। लेकिन क्या आपको लगता है कि उस तरीके की सिचुएशन बनेगी जिस तरीके की सिचुएशन बीजेपी के लिए बनी, हटाने के लिए, वापस लाने के लिए? अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई के लिए रिफत, बीजेपी के लिए ये सिचुएशन उनकी मजबूरी बनी क्योंकि यहां के असेंबली ने उसकी मंजूरी दी नहीं। यहां के असेंबली ने 370 हटाने की मंजूरी नहीं दी, तो वापस लाने के लिए आपको गवर्नर रूल और ये सब लागू नहीं करना पड़ेगा। क्या आपको लगता है उन्हें पहले ही मालूम था जब महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर थी, क्योंकि 19 में उनकी दूसरी हुकूमत आई तो उन्होंने 18 से ही तैयारी की थी और ऐसा माहौल बनाया? क्या आपको लगता है कि ऐसा माहौल बना ताकि हो सके? शुरुआत उन्होंने 15 में की जब पीडीपी और बीजेपी एक साथ हुकूमत में आए। शुरुआत तब से हुई। उनको पता था कि 19 के पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले ये हुकूमत को गिराएंगे और उसके बाद ये जो है अपनी साजिश यहाँ पे रचाएंगे। इसीलिए तो हमने बीजेपी को हुकूमत से बाहर रखने की कोशिश की। इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2014-15 में पीडीपी से कहा था कि आप हमारे साथ और कांग्रेस के साथ मिलकर हुकूमत बनाओ। उस वक्त फिर उस हुकूमत को खतरा नहीं होता। उमर साहब, आपके मैनिफेस्टो में है 370 के बारे में जिक्र है, 35A के बारे में जिक्र है, लेकिन कांग्रेस के साथ आपकी प्री पोल अलायंस है। कांग्रेस इस मामले पे सेम पेज नहीं है, रिटर्न ऑफ स्टेटहुड पे वो सेम पेज पे है। क्या आपको लगता है कि अगर कल को कांग्रेस की हुकूमत मरकज में आती है वो इस पेज पे आएंगे? ना, अभी तो उनकी हुकूमत है नहीं ना मरकज में। आने दीजिए, फिर बात करते हैं। क्या उनके अकेले उनकी हुकूमत होगी, क्या अलायंस की गवर्नमेंट होगी? जो हमारे उसमें ये जो हमारी तरह ये सोच रखने वाली पार्टियां हैं बाकी मुल्क में, उनका क्या रोल रहेगा उस हुकूमत में? पहले तो उस तरह की नौबत बनने दीजिए ना। वो तो अभी वो सूरत हाल अभी पैदा हुई नहीं है। लेकिन लोग तो ये सवाल पूछेंगे, तो क्या फिर ये अभी इलेक्शन का नारा है? नहीं, नारा नहीं, डुएबल, वर्केबल है क्या? हमारा फर्ज बनता है कि हम इस इशू को जिंदा रखें। हम लोगों को ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम इस इशू को छोड़ने वाले नहीं हैं। लेकिन हम बार बार ये लोगों को कहते हैं कि ना, ये कल वाली बात नहीं है कि कल को हुकूमत बनेगी 8 अक्टूबर को तो 9 अक्टूबर को हम ये सारा जो है वापस लाएंगे। वो मुमकिन ही नहीं है और लोग जानते भी हैं। अगर मैं आज कहता तो लोगों को पता होता कि मैं उनको झूठ बोल रहा हूँ, धोखा दे रहा हूँ। हम धोखा या झूठ के बुनियाद पर लोगों से वोट नहीं मांग रहे हैं। आपने ये भी कहा कि ये जो असेंबली होगी यूटी की, ये बहुत कमजोर होगी, लेकिन जब ऑटोनॉमी का रेजोल्यूशन आपने पास किया, मेजॉरिटी के साथ पास किया और सेंटर ने तो उसको डस्टबिन में डाला, अब आपको कैसे लगता है कि ऑटोनॉमी को अगर आपके मंशूर में रखा जाएगा तो कहीं पे बात सुनी जाएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से? अब क्या हमेशा के लिए बीजेपी वालों का राज रहेगा दिल्ली में? क्या कांग्रेस कर पाएगी? अब वैसी हालत बनने दीजिए, फिर हम बात करेंगे ना। उम्मीद है आपको? अगर उम्मीद नहीं होती तो बात क्यों करते? राहुल गांधी आपके क्लोज फ्रेंड समझे जाते हैं। क्या आपको लगता है सियासत में फ्रेंडशिप नहीं होता? क्या आपको लगता है कि देश में उनकी मजबूरी हो सकती है इस पेज पे न आने के लिए, चाहे वो 370 हो? क्योंकि खरगे जी से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने उस सवाल को बिल्कुल अपने अंदाज से डाइवर्ट कर दिया, उन्होंने अवॉइड किया 370 के हवाले दिन में। आप उनसे क्या सुनना चाहोगे ना? आज के दिन में जहां पूरे मुल्क में वो बीजेपी के साथ मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं, आप क्यों उनको मरवाओगे? मैं तो बेहतर समझता हूं कि फिलहाल वो इस मामले पे चुप रहें। कम से कम बीजेपी का तो वो मुकाबला कर पाएंगे। उसके बाद जब इख्तिदार में आते हैं फिर देखते हैं ना किस तरह के हालात। हालांकि उन्होंने तो ये भी कहा था कि अगर 20-30 सीट्स और होती तो कुछ लोगों को जेल जाना पड़ता। आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पीच में ये भी कहा कि वो लोगों को जेल भरवाना चाहते हैं। तो हालांकि मैं अब इसमें क्या बात करूंगा, क्योंकि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट हैं, लेकिन क्योंकि मैंने इसलिए ये सवाल पूछा, उन्होंने भी ये कोशिश की कि इस मुद्दे को वो ज़्यादा हाईलाइट करें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का मैनिफेस्टो क्या है और आप पे निशाना साधा गया। अपनी मैनिफेस्टो पे बात करें ना।
मैं वही तो कहता हूं ना, देखिए बीजेपी जब कभी इलेक्शन लड़ती है तो कहती है कि डबल इंजन सरकार को वोट दो। जम्मू कश्मीर में किसी न किसी रूप में हमें पिछले 10 साल से डबल इंजन सरकार दी है, या तो मुफ्ती साहब की सूरत में, या महबूबा मुफ्ती की सूरत में, या उसके बाद जो 3 यहाँ गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे। 10 साल से हमने जम्मू कश्मीर में डबल इंजन सरकार देखी। उस डबल इंजन सरकार का मुझे जरा एक फायदा लोगों को बताएं। इसीलिए तो बीजेपी वाले हमारे मंशूर पे बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको अपना दिखाने के लिए कुछ नहीं है। इसीलिए वो खानदान की बात करते हैं, क्योंकि उनका अपना दिखाने के लिए कुछ नहीं है। अगर बीजेपी ने इतना तूफान किया होता, मुझे बताइए ना, अब आधे से ज्यादा सीटें कश्मीर में वो लड़ क्यों नहीं रहे? वो दूसरों के पीछे छुप के ये इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि उन्होंने कुछ हासिल ही नहीं किया यहाँ पे लोगों के लिए। बात करेंगे इंजीनियर रशीद से मुतल्लिक, चूंकि जब पार्लियामेंट इलेक्शंस हुए, लोकसभा इलेक्शंस हुए, तो आप भी बहुत ही मोहतात अंदाज में स्टेटमेंट्स दे रहे थे। उनकी किसी भी चीज़ को अपोज नहीं करते थे क्योंकि वो जेल में थे। लेकिन आजकल आप खुल के उनके खिलाफ बोल रहे हैं। हालांकि आपने अब तो कैदी रहे नहीं। मेरा सवाल ये है कि ये चेंज क्यों हुई स्टांस में? क्योंकि उनका स्टांस चेंज हुआ। जहां इलेक्शन से पहले उनके भाई ने मुझे अप्रोच करके कहा कि हम आपके इलेक्शन में मदद करना चाहते हैं, और मैंने उस वक्त उनके मदद को कहा कि मत दीजिए, क्योंकि इंजीनियर रशीद साहब के लिए ये लोग जो हैं जेल में हालात जो है बहुत मुश्किल करेंगे। मुझे क्या मालूम था कि इनकी तार कहाँ जुड़ी हुई है? ये तो अब साबित हुआ जब मेरे खिलाफ इन्होंने दूसरे जेल के किसी को लाके इलेक्शन लड़वाया। अब मुझे पता चल रहा है कि ये जेल से लोग लाए जा रहे हैं मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ने के लिए, एक सोची समझी साजिश के तहत। ये कोई मामूली बात नहीं है ना कि जेल से लोग आते हैं मेरे खिलाफ लड़ने के लिए। नहीं तो बताइए ना, अब ये सर्जन बरकती का गांधरबल से क्या लेना देना? क्यों हो रहा है आपके खिलाफ ये? अब कौन कर रहा है? क्योंकि ये लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत को पसंद नहीं करते। तो क्या उनको लगता है कि वो वजीर आजम साहब की तकरीर से आपको साफ पता चला। मैनिफेस्टो की अगर जिक्र होती है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की, क़यादत की अगर जिक्र होती है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की। इसीलिए तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के पीछे इस तरह टूट टूट के पड़े हुए हैं। इंजीनियर रशीद ने एक स्टेटमेंट दिया था और कहा था कि अगर आप उनके साथ तिहाड़ जेल तक आएंगे, सवाल थोड़ा सा लंबा होगा, और आपने भी रिप्लाई किया, आपने कहा कि अगर वो चाहते हैं तो आप उनके साथ जेल तक जाएंगे और वो यहाँ पे मैदान छोड़ दें। हाँ। लेकिन लोग ये समझते हैं कि क्या फिर उमर साहब लोगों को जेल जाने के लिए खुश हैं? नहीं ना, लोग मैं अगर खुश कहाँ हूँ? इंजीनियर ने कहा, मैं इंजीनियर को जेल में देख के कहाँ खुश हूं ना। अब अगर मैं खुश होता, मैं उसके भाई को पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान कहता कि खुलेआम आओ और मेरी मदद करो। मैं उससे कहता कि मेरे हक में बयान दो। मैं अगर इस बात से खुश होता कि इंजीनियर रशीद साहब जेल में हैं, मैं उनकी मदद लेता इलेक्शन में। नहीं किया, क्योंकि मैं इंजीनियर रशीद के लिए इलेक्शन में मुसीबत पैदा नहीं करना चाहता था। लेकिन बदकिस्मती से कहीं ना कहीं इंजीनियर रशीद साहब के कॉल और फेल में फ़र्क है। वो कहते एक चीज़ है, करते एक और हैं। लेकिन अब मैं इंजीनियर रशीद साहब को जेल में नहीं देखना चाहता हूं। मैं मान के चल रहा हूं कि इंजीनियर रशीद साहब के खिलाफ जो है एक झूठा केस है, लेकिन आप मानते हैं? मैं मानता हूं, लेकिन इंजीनियर रशीद साहब के खिलाफ गवाही किसने दी? सबूत किसने दिया? वो कौन शख्स है जिसने कहा कि मैंने इंजीनियर रशीद साहब को लिफाफा पकड़ते हुए देखा? क्या वो इंजीनियर रशीद साहब के आसपास कहीं घूम तो नहीं रहे इन दिनों? और अगर घूम रहे हैं तो कैसे? मुझे बताइए ना। इंजीनियर रशीद साहब आज तकरीरों में कहते हैं कि वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के एजेंडा के साथ हैं। वो कहते हैं कि वो यासीन मलिक साहब के लिए, शबीर शाह साहब के लिए, ये बाकी कैदियों के लिए लड़ना चाहते हैं। लेकिन जो शख्स हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का बोर्ड उतारता है, जो शख्स बार बार मीडिया को बयान देता है कि यासीन मलिक को फांसी लगनी चाहिए, इंजीनियर रशीद साहब उनको गले लगता है। तो मुझे बताइए ना, मैं किस चीज़ को सच मानूं, उनके बयान को या उनके गले लगने को? इंजीनियर रशीद साहब कहते हैं कि मैं मोदी साहब के नए कश्मीर के नारे को जो है गलत साबित करना चाहता हूं। बड़ी अच्छी बात है, करिए। लेकिन मैंडेट उन लोगों को दिए हैं जिन्होंने 5 साल यहां सिर्फ और सिर्फ मोदी साहब का नया कश्मीर का नारा चलाया है। आप कितने लोगों के नाम मुझसे सुनना चाहते हैं जो नॉर्थ कश्मीर से, सेंट्रल कश्मीर से, साउथ कश्मीर से आज इंजीनियर रशीद साहब की टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिन्होंने 5 साल सिर्फ और सिर्फ यहां सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंडा चलाया है? लेकिन तो मैं फिर इस बात पे आता हूं कि इंजीनियर रशीद साहब के अगर कॉल और फेल में फर्क है तो उसका कसूर मेरा कहां है? लेकिन वो आप एक इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं कि जब धारा 370 हटाया गया, 35 से हटाया गया, ना ही उमर साहब सड़कों पे आ गए और ना ही महबूबा मुफ्ती ने प्रोटेस्ट किया। अगर उन्होंने लाल चौक में प्रोटेस्ट किया हम क्या प्रोटेस्ट करते? अब मैं उसको क्या याद दिलाऊं ना। हम यहाँ गेस्ट हाउस में बंद थे, मैं और महबूबा एक ही गेस्ट हाउस में, यहाँ हरी निवास में।
उन्होंने कहा कि इन पे सब पे 3 करोड़ रुपए का खर्चा आया खाने पीने का, वो मजे कर रहे थे और इंजीनियर रशीद जेल में थे। इंजीनियर रशीद साहब पहले ये बताया ना, इलेक्शन पे उसका खर्चे का कहां से आ रहा है? उसने तो बयान के जरिए कहा कि मैंने अपने खानदान को 5,000 रुपए महीने जो मैंने कमाए जेल में वो भेजे अपने गुजारे के लिए। ये बताना भूल गए कि एमएलए का पेंशन अभी भी वो ले रहा है। लेकिन वो छोड़ दीजिए, जो 35 उम्मीदवार उसने मैदान में उतारे हैं उनका खर्चा कहां से आ रहा है? क्या इंजीनियर रशीद इन इलेक्शंस में भी आपके लिए थ्रेट हो सकता है? ना, जो आदमी बीजेपी की मदद करने से इनकार नहीं करता वो कहां थ्रेट होगा ना? आज भी इंजीनियर रशीद साहब इस चीज को खुलेआम कहने के लिए तैयार नहीं है कि इलेक्शन के बाद वो बीजेपी की मदद नहीं करेंगे। बार बार उनसे पूछा जाता है, वो गोलमोल जवाब दे देते हैं। मैं कहता हूं ना, खड़े होकर लाल चौक में कुरान हाथ में रख के कहे कि किसी भी सूरत में इलेक्शन के बाद वो बीजेपी की मदद नहीं करेंगे, मैं भी देखूं। आप चाहते हैं कि अगर वो कुरान पे हल्फ लें तो आप मानेंगे कि वो बीजेपी को फिर सपोर्ट नहीं करेंगे? हाँ, उस पे हम देखेंगे कि इंजीनियर रशीद का क्या रिएक्शन होगा। लेकिन जहां तक इंजीनियर रशीद की बात है, अब छोड़िए इंजीनियर रशीद को ना, क्योंकि उनको यहाँ लोगों का और कोई मुद्दा नहीं है। काफी सारे मुद्दे हैं, क्योंकि 5.25 लाख वोट्स उनको मिले और आप उनके मद्दे मुकाबिल हार गए। तो अगर आपको याद होगा, जब पोलिंग हो रही थी तो तब भी मैंने एक बात आपसे की थी कि जो वोट ऐड हो गया, क्योंकि काफी सारे लोग बाइकॉट के साथ थे और नया वोटर ऐड भी नहीं हो रहा था। और क्योंकि 2014 में पहले इलेक्शंस हुए थे, उसके बाद 19 में भी हुए, तो तब से आज तक और वोटर्स भी एलिजिबल हो गए। एक तो वो वोटर जो अभी तक बाइकॉट के साथ था और दूसरा जो अब एलिजिबल हो गए। क्या ऐसा लगा उस टाइम के वो जो वोट है वो इंजीनियर रशीद के खाते में चला गया? इस बार क्या आपको नहीं लगता है कि इस बार भी वो उनके खाते में जा सकता है, उनके कैंडिडेट्स के खाते में भी? आपको पोलिंग तक तो ये नजर नहीं आया, पोलिंग के दौरान आपको ये नजर आया? बिल्कुल, जब पोलिंग हो रही थी, पोलिंग से पहले किसी को ये वेव नजर नहीं आई ना। आज देखते हैं पोलिंग में क्या होता है। कुछ ऐसा लगता है या उसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं कि मुकाबला करना है? हमने अपनी तैयारी कर ली है, क्योंकि इस बार हम इंजीनियर रशीद को लेकर खामोश नहीं बैठेंगे। हमें मालूम है कि उनको यहां भेजा गया है वोटों को तकसीम करने के लिए। तो मुझे बताइए ना, यूएपीए के तहत किसको बेल मिलता है ना? किसको ना? उन्होंने तो पीडीपी के एक यंग लीडर के बारे में कहा कि उनको भी बेल मिली। यही तो है ना, और दोनों आज नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाते हैं दोनों। अब तो महबूबा मुफ्ती भी खुल के आपको निशाना बना रही है, पहले तो नहीं बना रही थी। क्या आपको नहीं ना, इन्होंने तो जब से वो तो, लेकिन आप पे इल्जाम लगा रहे हैं कि किसी भी सूरत में आपने उनको सपोर्ट नहीं किया, ना गुपकार अलायंस में, ना इन इलेक्शंस में, लोकसभा इलेक्शंस में। वो तो ये कह रहे थे कि वो सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं अगर आप खुले दिल से उनके साथ जाते। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की मुखालफत करना बंद कब किया? जब से जिस नौजवान की आपने जिक्र की वो बाहर आया, उसने सिर्फ और सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाया। उसकी पहली तकरीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ थी। जब कभी पीडीपी का रेजिंग डे हुआ, पीएजीडी में रहने के बावजूद उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाया। जब कभी सोशल मीडिया पे उनको किसी को निशाना बनाना था, नेशनल कॉन्फ्रेंस को। आज जबकि हम बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, पीडीपी हमारे खिलाफ लड़ रही है। आप हमारी तकरीरें देखिए, शायद ही कहीं पीडीपी का जिक्र होता है 1 मिनट के लिए। हम अपनी बात बीजेपी और उनकी साजिशों के बारे में करते हैं। पीडीपी का निशाना नेशनल कॉन्फ्रेंस है। कल अगर आपको पीडीपी की जरूरत पड़ती है पोस्ट पोल अलायंस में, क्या आप? इंशाल्लाह वो नौबत नहीं आएगी। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती तो खुल के कह रही है कि दे आर द किंग मेकर्स। दैट्स बिकॉज दे आर लूजिंग। किंग मेकर वही होता है जो इलेक्शन हारता है। किंग मेकर वही होता है जो इलेक्शन हारता है। इन्होंने पहले ही हार तस्लीम की। मैं आज किंग मेकर नहीं बनने के लिए तैयार हूं। इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत होगी। हमारे अलायंस का हम किंग विंग नहीं बनते ना। हम किंग विंग नहीं बनते। वजीर आला बनने के लिए तैयार हैं। किंग विंग नहीं बनते। यहाँ लोगों की हुकूमत बनती है ना, किंग नहीं बनते। किंग को यहाँ से हो सकता है ये लग रहा हो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस किंग के खिलाफ भी हमारी तंजीम नहीं मुहिम चलाई कि हम किंग नहीं बनते। किंग वो लोग बनते हैं। टर्म दूसरी थी, चूंकि उन्होंने ये ऐसी टर्म है वो जाके किंग बनाए, हम किंग नहीं बनाते। लेकिन क्या आपको लगता है कि आपके साथ भी वो आ सकते हैं पोस्ट पोल में? वो नौबत नहीं आनी चाहिए। नहीं आनी चाहिए। लेकिन आपने ये भी आज कहा कि वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं। वो तो 2014 में भी गए बीजेपी के खिलाफ वोट मांगने के बाद। जगह जगह 2014 में उनका नारा क्या था? बीजेपी को रोकने के लिए पीडीपी लाना जरूरी है। फिर क्या किया? बीजेपी की गोद में जाके बैठ गए ना, एक बार नहीं 2 बार। इस बात के बावजूद कि हम उनके साथ उनकी मदद करने के लिए तैयार थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस। आपकी अलायंस ये अब कोई मतलब इतनी पुरानी बात भी नहीं है ना।
लोगों को आज भी याद है। आपकी अलायंस कांग्रेस के साथ है और प्री पोल अलायंस है, क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि पोस्ट पोल अलायंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के साथ जा सकती है अगर जरूरत पड़ी? किस लिए ना, अब हमारे प्री पोल, इसीलिए तो हमने प्री पोल अलायंस किया, तो यही ताकि post लोगों poll भी को होगा? पता चले कि यहाँ बीजेपी का ऑप्शन नहीं है। बट यू आर नॉट बाउंड। We have a pre-poll alliance. We have a pre-poll alliance. हमने कम से कम हिम्मत करके pre-poll alliance किया ना। तो मान लीजिए कि कोई ऐसी मान लीजिए अगर ऐसी कोई इक्वेशन, वो नौबत नहीं आएगी। आप क्लियरली कह रहे हैं कि आप वो बीजेपी के साथ नौबत नहीं आएगी, नौबत नहीं आएगी या कभी नहीं जाएंगे? वो नौबत नहीं आएगी, क्योंकि आपने इंजीनियर रशीद के बारे में भी ये कहा कि वो कभी ये कसम खाएं कि वो कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। क्या आप भी ये कहते हैं कि आप भी सपोर्ट नहीं करेंगे? हमने बीजेपी के लिए कोई दरवाजा खुला रखा ही नहीं, इसलिए तो हमने प्री पोल अलायंस किया। योर डोर्स आर क्लोज फॉर बीजेपी। We have a pre-poll alliance with the Congress. What more do you want? That is, our pre-poll alliance was to show that we are not allies or future allies of the BJP. हालांकि आज भी आपने कहा, कुलगाम में शायद ये कहा कि आप जब मिनिस्टर थे, चूंकि बीजेपी की गवर्नमेंट थी और एनडीए की गवर्नमेंट, सॉरी मतलब एनडीए की गवर्नमेंट थी, बीजेपी वाज आल्सो देयर, तो उसमें चूंकि हमेशा आप ये कह रहे हैं कि वाजपेयी जी का दौर था, आप हमेशा वाजपेयी जी की ही मिसाल देते हैं, लेकिन जब ऑटोनॉमी का रेजोल्यूशन आपने पास किया वो भी तो उसी दौर में था जब वो रिजेक्ट हुआ, तो तब कैसे वाजपेयी जी ठीक है? ना अब ठीक है ना, अब नहीं हुआ हमारा वो एक्सेप्ट, हालात ऐसे थे, हालांकि बातचीत चल रही थी, उन्होंने कमेटी बिठाई अरुण जेटली साहब के हवाले से, लेकिन फिर हमारी हुकूमत रही नहीं तो हम इस चीज़ को परस्यू करते रहते। उन्होंने कैबिनेट में रिजेक्ट किया, लेकिन उसके बाद अरुण जेटली साहब को तैनात किया डायलॉग के लिए, हमारी बातचीत चल रही थी ऑटोनॉमी को लेके। मतलब ऑटोनॉमी पे वो सॉफ्ट थे? ऑटोनॉमी पे उन्होंने अरुण जेटली साहब को रखा था बातचीत करने के लिए, ये हकीकत है, इट्स अ फैक्ट, यू कांट डिनाई दिस फैक्ट। उसके बाद हमारी हुकूमत नहीं रही, तो परस्यू भी नहीं कर पाए हम। जब हुकूमत नहीं थी तो हम क्या परस्यू करते ना? पुराना रेजोल्यूशन पीडीपी और कांग्रेस की हुकूमत आई, हम क्या परस्यू करते? जमात इस्लामी की बात करें, जमात इस्लामी इस वक्त मैदान में आ गई। आप हमेशा ये कहते थे कि अगर हुर्रियत के लोग मेन स्ट्रीम में आते हैं, जमात इस्लामी पे बैन हटनी चाहिए, वो मेन स्ट्रीम में आएंगे, लेकिन आज आप फिर से इंजीनियर रशीद पे भी आपने स्टांस चेंज किया, इस पे भी आप स्टांस चेंज कर रहे हैं। आप ये समझ रहे हैं कि किसी ने उनको खड़ा किया होगा? ये मैंने नहीं कहा, ये पहले महबूबा ने कहा। आपने फिर उन्हीं का ये पहले महबूबा ने कहा, उसको मैंने कोट करके फिर उस पर सवाल उठाया, मैंने नहीं कहा। यू प्लेड से महबूबा नहीं, महबूबा ने पहले, आपने आप पे ब्लेम नहीं लगाना चाहते नहीं, मेरे और महबूबा का सहारा लेके आपने नहीं, मैं आप मुझे अच्छी तरह से जानते हो। महबूबा मुफ्ती, मुझे तो वैसे कहना है महबूबा मुफ्ती का सहारा लेके आप मुझे अच्छी तरह से जानते हो ना, मुझे जब कुछ कहना होता है मैं फिर किसी का सहारा नहीं लेता हूँ, मैं खुल के कह देता हूँ। तो आप किस नजर से इसको देख रहे हैं कि वो नहीं, अच्छी बात है ना, अब हम उनसे सुनना चाहते हैं कि पिछले 35 साल किस लिए था। These are the questions you want to ask. I think the people deserve to know ना, कि 35 साल जो यहाँ जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग और पाकिस्तान के साथ जुड़ने की जो बात चली थी, वो कहाँ है आज? उसका जिक्र क्यों नहीं हो रहा है? जो खून खराबा हुआ यहाँ पिछले 35 साल, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्योंकि इन लोगों ने शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को टारगेट करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी, खासकर इंदिरा शेख अकॉर्ड के बाद। कहा कि शेर कश्मीर ने धोखा दिया लोगों को, सरेंडर किया। ठीक है, वो उनका सियासी मौक़िफ़ है, मैं उसमें जाऊंगा नहीं, लेकिन जो 35 साल का खून खराबा रहा है उसका हिसाब किताब कौन देगा? मैनिफेस्टो में आपने टॉक्स या डायलॉग का भी जिक्र किया है, तो क्या कांग्रेस उस पेज पे है या जरूरी नहीं है कि वो उसमें आपका साथ दें? आप अगर डायलॉग की बात करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ही इनिशिएट करना है, कि आपको लगता है कि आप उनको कन्विंस कर पाएंगे कि डायलॉग करें? अगर हम बीजेपी की बात करें, वो तो बिल्कुल क्लियर कह रहे हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर सकते हैं यहाँ जम्मू कश्मीर में टॉक्स के लिए एक माहौल कायम करने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ मिलिटेंसी का जो असर रसूख आजकल देखने को मिल रहा है उसको कम कर सकते हैं, लेकिन आखिरकार फैसला दिल्ली और इस्लामाबाद को करना होगा, हम तो सिर्फ उसके बारे में बात कर सकते हैं। डिलिमिटेशन हुई, साउथ कश्मीर की जो सीट थी अनंतनाग राजौरी आपके फेवर में गई, यानी अगर डिलिमिटेशन जिस तरीके से आप इल्ज़ाम लगा रहे थे कि कोई मनसूबा बना के ये डिलिमिटेशन की गई, लेकिन वो आपके फेवर में गई, क्या अभी आपको लग रहा है क्योंकि सीट्स असेंबली के लिए ऐड हुई जम्मू में, 5 सीट्स जम्मू सूबे में,
क्या इस बार आपको लगता है कि वो बीजेपी को फायदा दे सकती हैं वो 5 सीट? कुछ जगहों में तो फायदा होगा बीजेपी को, जिस तरह उन्होंने रिलीजियस ग्राउंड्स पे सीटों का बंटवारा किया। मिसाल के तौर पे अगर आप किश्तवाड़ ज़िला देखें, डिलिमिटेशन से पहले किश्तवाड़ ज़िले में 2 सीटें थीं, दोनों मुस्लिम मेजॉरिटी। डिलिमिटेशन के बाद किश्तवाड़ ज़िले में 3 सीट हैं जिसमें 2 हिंदू मेजॉरिटी हैं। इसी तरह और ज़िलों में यही हाल है। तो बीजेपी ने अपनी तरफ से कोशिश की, अब नतीजे क्या होंगे देखेंगे। हम हमेशा कहते थे कि कुछ लोग श्योर शॉट्स हैं, मतलब ये जीत सकते हैं, लेकिन बाउंड्रीज चेंज हो गई। अगर मैं एक छोटी सी मिसाल दूं, खान साहब एक असेंबली सेगमेंट है, खाग का पूरा एरिया उसके साथ मिलाया गया। हो सकता है कि जो वहां पे कैंडिडेट जीत रहे थे आज तक, उनको अब मुश्किल होगा खाग के एरिया में कैंपेनिंग करना या वहां पे अब स्ट्रांग होल्ड बनाना अपना। तो क्या आपको लगता है कि इस बार जो ये बाउंड्रीज चेंज कर दी गई, आपके लिए भी रिजल्ट समझना मुश्किल है? अब हमारे लिए तो पहले कॉन्स्टिट्यूंसी समझना मुश्किल हो गया था। इस इलेक्शन तक शायद कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको ये पता नहीं था कि कौन सा घर किस कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ता है। तो इस इलेक्शन में शायद कुछ हद तक पार्लियामेंट के इलेक्शन ने हमें मदद की, लेकिन इस इलेक्शन में कैंडिडेट्स तो पहले कॉन्स्टिट्यूंसी समझ रहे हैं, उसके बाद उसको किस तरह डील करना है उसके लिए स्ट्रैटेजी बनेगी। क्या ये सब पार्टीज के लिए डिफिकल्ट होगा या कुछ खास पार्टीज के लिए? अब जिन पार्टियों ने दिल्ली के साथ अच्छे रिश्ते रखे उस वक्त और दिल्ली की मदद से थोड़े बहुत अपने चॉइस के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूंसियां बनवाई। ऐसे कुछ लोग हैं कश्मीर में भी, आपको नहीं लगता है जिस तरह आप बेहतर बता सकते, जिस तरह कुपवारा में सीट बनी वो किसके लिए बनी? खास सजाद लोन के पीपल्स कॉन्फ्रेंस को फायदा पहुंचाने के लिए वहां एक सीट कायम की गई। ये मतलब कोई छुपी हुई बात? लेकिन वो तो आपसे भी हार गए पार्लियामेंट इलेक्शन। वो तो बीजेपी ने अगर उनको माइग्रेंट वोट नहीं दिलवाए होते तो उसकी भी जमानत जब्त हो गई थी। बीजेपी के बारे में ने उसकी जमानत बचाई। इससे पहले मैं कि आपके बारे में मैं जानूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या टारगेट है, क्या असेसमेंट है, कितनी सीट्स पे आप दावा करेंगे? आपको क्या लगता है बीजेपी को इस बार कितनी सीट्स मिल सकती हैं? अब मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, वोट पड़ने दीजिए उसके बाद असेस करेंगे। मैं उन लोगों में से नहीं हूं ना अब जो 400 की बात करें और फिर 240 पे गाड़ी रुके। कोई फायदा नहीं है ना अब अभी असेस करना। वोट पड़ने दीजिए उसके बाद हम बात करेंगे। सीट शेयरिंग को लेके आपको काफी टाइम लगा और कुछ सीट्स पे आपको फाइनली फ्रेंडली कंटेस्ट करना पड़ा। एक कैंडिडेट तो खुल के आपके खिलाफ बोल रहे हैं, बानीहाल से वकार रसूल, नाम भी मैं लूंगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि जहां जहां पे आपका फ्रेंडली कॉन्टेस्ट है, चाहे कोई भी सीट जीते खाते में तो आपके ही आएगा, लेकिन क्या आपको नहीं लगता इससे भी वोट बट जाएगा? अब हम नहीं चाहते थे कि किसी भी सीट पे इस तरह का सिचुएशन बने, लेकिन यहाँ पे हम अग्री कर नहीं पाए किसी एक कैंडिडेट पे। चलिए अब वोटर तक है वो क्या फैसला करें। कांग्रेस के कुछ लीडर तो ये कह रहे हैं कि एनसी ऑलवेज वांटेड लॉ एंड शेयर। वी आर द लार्जेस्ट पार्टी। We are the largest party. Historically, we have been the largest party. आप कंपेयर करिए कि हमारे मैक्सिमम सीटें कितनी रही हैं जिसमें हम जीते हैं, उसके साथ कांग्रेस के साथ उसका कंपेयर करिए। मुझे बताइए ना, अब आज हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की टॉक्स जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं, इसमें कांग्रेस लायन शेयर आम आदमी पार्टी को देने के लिए तैयार है? नहीं ना, क्योंकि हिस्टोरिकली हरियाणा में कांग्रेस का दबदबा ज्यादा रहा। तो वो कुछ सीटें मध्य प्रदेश की बात करें, अभी हाल ही में असेंबली इलेक्शन हुए, उसमें समाजवादी पार्टी वाले चाहते थे कि 7-8 सीटों पे जो है समझौता हो, लेकिन कांग्रेस क्योंकि उन्होंने उनका ट्रेडिशनली एक अच्छा खासा रोल रहा है मध्य प्रदेश में, वो सीट शेयरिंग कर नहीं पाए। इसी तरह आप हिस्टोरिकली देखें, जब भी हमारा कांग्रेस के साथ रहा है तो मेजॉरिटी सीटें हमारी रही हैं। तो अगर हम आज के इलेक्शंस की बात करें तो बीजेपी का ये कहना है कि आज पॉलिटिशियंस या वर्कर्स खुल के निकल पा रहे हैं, कैंपेनिंग कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा माहौल बना। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी आज अगर आइसक्रीम पार्लर पे जाते हैं तो ये तो सिर्फ बीजेपी की वजह से। आप उसका क्या जवाब उनको देंगे? क्या याद दिलाऊं कि मेरे दौर में होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने लाल चौक में आइसक्रीम खाया। सुशील कुमार शिंदे ने जहांगीर चौक में फ्रूट खरीदा, उसके बाद पोलो व्यू में आके अपने फैमिली के लिए शॉलें खरीदी, फिर और फिर आइसक्रीम खाया हमने वहाँ संगरमाल
वो मॉल में वहाँ दुकान थी आइसक्रीम की, सुशील कुमार शिंदे साहब और मैंने आइसक्रीम खाया वहाँ। तो अगर मेरे दौरे हुकूमत में होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आइसक्रीम खा सकता है तो आज राहुल गांधी का आइसक्रीम खाने में कौन सी बड़ी बात है ना। उमर साहब, एक अहम सवाल ये है कि आखिर क्या बदला जिसकी वजह से अब हर कोई इलेक्शन प्रोसेस में शिरकत करता है और खुल के करता है। एक जमाना जरूर था जब हम कहीं पे कवरेज के लिए जाते थे, कोई बात नहीं करता था और वो चेहरा छुपाते थे। आज हकीकत ये भी है, खुल के लोग इलेक्शन प्रोसेस के साथ जुड़े हैं। बदलाव कैसे आया? बीजेपी तो क्लेम कर रही है उनकी वजह से उन्होंने ऐसे हालात बनाए। नहीं, वो आपको क्या लग रहा है? वो सवाल आपको उन लोगों से करना चाहिए जो इलेक्शन से लोगों को दूर रखने में एक मुहिम चला रहे थे, जो लोग इलेक्शन बॉयकॉट का कॉल देते थे। उनसे पूछे ना अब क्या बदला, क्योंकि ये सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता हूं। ये अगर आप उनके घरों तक पहुंच पाएं, आपको उनसे पूछना चाहिए कि 10 साल पहले वो जब बॉयकॉट का कॉल दे रहे थे, आज क्या बदला कि वो खामोश हुए। मैं इस सवाल का जवाब दे नहीं सकता हूं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि हुर्रियत को या सेपरेटिस्ट को, जो भी लोग हैं, या जमात इस्लामी को, उनको जवाब देना चाहिए। और कौन दे सकता है ना। हमने उनकी वजह से लोग डरते थे। मुझे बताइए ना, हमने कब लोगों को इलेक्शन से दूर रखने की कोशिश की? हमने तो हमेशा ज्यादा से ज्यादा लोगों को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने पे जोर दिया। उसी बात पे तो मुझे पीएसए लगा। मेरे पीएसए वारंट में तो यही लिखा गया ना कि ये इसने बाइकआउट के खिलाफ लोगों को इलेक्शन में पार्टिसिपेट के लिए तैयार किया। तो हम वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा डोजियर जो बना, वो डोजियर जो मेरा बना, उसमें मेरे खिलाफ यही इल्जाम था कि मैं पाकिस्तान के बॉयकॉट कॉल के खिलाफ मैं लोगों को इलेक्शन के लिए तैयार करता था। तो मैं आपको कैसे कह सकता हूं कि बॉयकॉट क्यों नहीं हो रहा है? ये सवाल आपको उनसे करना होगा जो ये बॉयकॉट का कॉल देते थे। उनकी सोच में क्या बदलाव आया है? अभी खाली 2 सवाल। एक तो ये कि डोर टू डोर कैंपेनिंग आजकल हो रही है, जो पहले नहीं होती थी। 96 के बाद बहुत ही कम जगहों पे कैंडिडेट्स जा पाते थे घर घर। इस बार हम देख रहे हैं कि श्रीनगर में ज्यादा इस तरीके की चीजें हो रही हैं कि बड़ी बड़ी रैलीज नहीं, डोर टू डोर लोग जा पा रहे हैं। बीजेपी तो इसका भी क्रेडिट ले रहे हैं कि आजकल अगर महबूबा मुफ्ती की बेटी घर घर जाती है तो आज ऐसा माहौल है कि किसी कैंडिडेट पे अटैक नहीं हो रहा। मुझे तो याद है कि 2004 में मैंने जब गांदरबल में पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा, यहाँ श्रीनगर से, मैं डोर टू डोर जा रहा था रात के 10 बजे। मुझे अभी भी याद है, शफकत बटाली साहब उस वक्त एसपी गांदरबल थे। उनसे आप पूछें, वो आपको बताएंगे। रात के 10 बजे हम वहाँ टॉर्च के लाइटों से जो है कैंपेन कर रहे थे। मैं 2004 की बात कर रहा हूँ। तो हम में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लिए ज़्यादा कुछ बदला नहीं है। अब ये चलिए, श्रीनगर में थोड़ा माहौल जो है वो चेंज हो चुका है, जो अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जमहूरियत में जो है हिस्सा लें, अपनी आवाज़ बुलंद करें, अपने नुमाइंदे चुनें। क्योंकि नहीं तो अब हमारे ऊपर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर ये इल्ज़ाम हमेशा लगता था कि हम सिर्फ बॉयकॉट में जीत सकते हैं। लेकिन हमने साबित किया इस पार्लियामेंट इलेक्शन में कि भारी तादाद वोटर के बावजूद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 में से 2 सीटों पे कामयाबी ली। इस बार भी श्रीनगर में अच्छे खासे वोट पड़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे उम्मीदवार जो हैं वो जीत जाएं। कम से कम ये जो डंडोरा पीटा जाता है मीडिया की तरफ से कि हम सिर्फ बॉयकॉट में जीत सकते हैं, वो हमेशा के लिए हम बंद करें। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दावा किया है कि अगर यहाँ पे सीक्रेट बैट लगाया जाएगा तो लोग ये कहेंगे कि गवर्नर रूल अच्छा था। उस पर आपके कमेंट्स? अब गवर्नर साहब को ग्राउंड रियलिटी का क्या पता ना, जिसके लिए 25 मिनट के लिए सड़कें बंद की जाती हैं ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह जा सके। कभी ट्रैफिक लाइट पे रुक के अपने बारे में लोगों से पूछें तो वो हकीकत जान जाएंगे। जहां वो बैठे हैं उनको लोगों से मिलने की कोई मतलब उम्मीद भी नहीं है। और जैसे मैंने कहा, 25 मिनट तो हम लोग फंसे रहते हैं ताकि उनकी गाड़ियों का काफिला हमें पार कर पाए। वो क्या जाने ना लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। और अगर वाकई मैं इस बात पे आता हूँ, उनको बीजेपी ने यहाँ भेजा ना। अगर लोग एलजी से खुश हैं तो फिर लोग बीजेपी से भी खुश होंगे। बीजेपी के उम्मीदवार मैदान में क्यों नहीं? एलजी साहब उनके लिए कैंपेन करें। आपके वालिद साहब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब स्टेज पे थे और राहुल गांधी ने एलजी के खिलाफ चार्जशीट रिलीज किया। अगर आपकी कल को हुकूमत आती है तो किस तरीके से वो चार्जशीट पे आप एलजी के खिलाफ? बहुत सी चीजें हैं जिनका हमें हिसाब किताब बराबर करना होगा। आज तो हमें कर्जे में डुबो दिया गया है। आज जो है जम्मू कश्मीर पंजाब के बाद सबसे ज्यादा कर्जे में अगर कोई रियासत या यूटी जो है डूबी हुई है वो जम्मू कश्मीर है। डेट एज अ रेशियो ऑफ जीडीपी is today 49%,
49%, मतलब कि हमने पता नहीं कितनी पुश्तों के लिए जो है कर्जा इन लोगों ने हमारे सिर पे डाला हुआ है। हमें बहुत सी चीज़ों का जवाब देना होगा। जो पिछले दिनों आपके एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट ने इल्ज़ाम लगाए करप्शन के, जल जीवन मिशन में और इन बाकी चीज़ों में, इनका हिसाब किताब हमें बराबर करना होगा। आपने ये कहा था कि आप एज यूटी कॉन्टेस्ट नहीं करेंगे असेंबली इलेक्शंस, और लोग तो ये कह रहे हैं कि आपने अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं की, उस पर आप खरे नहीं उतरे। लेकिन आपने उसका जवाब ये दे दिया कि अगर आप कॉन्टेस्ट नहीं करते, आप अपने कैंडिडेट्स को किस तरीके से मोटिवेट करते। लेकिन अब सवाल कैंडिडेट्स की नहीं, हाँ। मैं वोटर को किस तरह कहता, मैं वोटर को क्या कहता? मैं आपको आके कहता रिफत आप इस असेंबली के लिए वोट दो, मैं इस असेंबली को नहीं मानता हूं, लेकिन आपको मानना चाहिए ना। मुझे इस तरह की सोच मुझे नहीं आई। ये अल्लाह का शुक्र है कि मैं लोगों से मैसेजेस मुझे मिल जाती हैं, मुझे ईमेल्स मिल जाती हैं, ऐसे लोग हैं जो मुझे याद दिलाते हैं कहाँ पे मैं गलत जा रहा हूँ। ये लोग ऐसे हैं जिनका सियासत से कोई लेना देना नहीं, आम वोटर हैं, और उन्होंने मुझसे सिर्फ ये सवाल पूछा, कहा कि अगर आप इस असेंबली को नहीं मानते हो, आप किस मुंह से मुझे कल इस असेंबली के लिए वोट कहने के लिए मांगोगे? और मेरे पास इसका जवाब नहीं था, और सवाल सही था। जिस असेंबली को मैं खुद ना मानूं, उस असेंबली को मैं जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए क्या कहूं? मैं आज भी कहता हूं ये वो असेंबली नहीं है जो असेंबली हमें चाहिए, लेकिन उस असेंबली तक पहुंचने के लिए ये असेंबली पहला कदम है। लेकिन एक चीज तो अहम है कि अब चूंकि इस इलेक्शन में आप उतरे न सिर्फ एक सीट से बल्कि 2 सीट से आप कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह भी है कि कल को अगर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनती है तो क्या आप चीफ मिनिस्टर के लिए दावेदारी पेश करेंगे? मैं फिलहाल इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि अभी नतीजे आए ही नहीं हैं। रूल आउट भी नहीं करेंगे? रूल आउट भी नहीं करेंगे ना, मैं इसका जवाब भी नहीं दूंगा। मैं जवाब दूंगा नहीं। अच्छा, क्योंकि अभी नतीजे आए ही नहीं है। 8 अक्टूबर को नतीजे निकल जाने दीजिए, अगर नतीजे हक में हुए तो यहाँ आमने सामने बैठ के बात करेंगे। दो ही चीजें, एक हो गया कि उमर साहब खुद दावा पेश करेंगे मैं या कोई दावा पेश नहीं और कर रहा कैंडिडेट को या किसी और लीडर को? मैं कोई दावा पेश नहीं कर रहा हूं। आपका हाई रहा है, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स में तो शायद 6 नंबर था, अब अगर इसमें ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स में चीफ मिनिस्टर बनता है तो उसका नंबर शायद सीरियल नंबर 15 है। सो प्रोटोकॉल तो बहुत डाउन हो गया। क्या आप लेना चाहेंगे चीफ मिनिस्टर की कुर्सी यूटी में रह के? आप अलायंस को मैंडेट हासिल करने दीजिए, उसके बाद जो चुने हुए एमएलएज हैं वो फैसला करेंगे। मुझे कोई इसका फिलहाल जवाब देना जो है मैं ज़रूरी नहीं समझता हूँ, सिर्फ इसलिए कि अभी तक अभी एक फेज़ के भी वोट पड़े नहीं हैं। वोट पड़ने दीजिए ना, पहले तो हम देखें कि बीजेपी की साजिशें कहाँ तक कामयाब होती हैं, हमारे वोट कहाँ तक तकसीम करने में वो कामयाब हो जाते हैं, उसके बाद बात करेंगे। अब 2 चीजें हैं, अगर मान भी लें कि बीजेपी को 30 सीटें मिलती हैं या 35 सीटें, अगर मान लें, अल्लाह न जाने, अगर मान लेते, एक ऐसा सवाल मेरा है, वो दावेदारी पेश करने की कोशिश करेंगे या सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अगर बनती है, अगर नहीं तो यहां पे फ्रैक्चर्ड मैंडेट आता है। क्या आपको लगता है कि फिर से हम गवर्नर रूल की तरफ जा सकते हैं? एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर ऐसी सिचुएशन, अगर लोग चाहते हैं फ्रैक्चर्ड मैंडेट, अगर लोग मतलब आम वोटर खासकर कश्मीर का, अगर वो 2014 से कुछ नहीं सीखा, अगर उनको आज भी अपने वोटों को तकसीम होते हुए, खदशा आपका ऐसा है, सवाल मेरा ये था, या आप एक ही लाइन पर सोचते हैं, या तो बीजेपी हुकूमत बनाना चाहती है या तो आप भी हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं हुकूमत बनाने की, बीच का भी क्या पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है कि अगर फ्रैक्चर्ड मैंडेट आता है तो हर स्प्रेडिंग शुरू हो जाती है? मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि हमारे वोटर जो हैं वो फ्रैक्चर्ड मैंडेट देना नहीं पसंद करेंगे, और मैं भी फ्रैक्चर्ड मैंडेट नहीं देखना चाहता हूं। अगर लोग हमारे अलायंस को पसंद नहीं करते तो खुदारा सीधा बीजेपी को ला के यहाँ बिठा दीजिए ना, फिर जो तबाही होनी है वो वोटरों के जरिए फिर उसके लिए रास्ता खुल जाएगा, लेकिन फ्रैक्चर्ड मैंडेट ना दें। इसलिए मैं फिर इस बात को दोहराता हूं, हमने प्री पोल अलायंस किया ताकि लोगों को एक ऐसी मतलब एक ऑप्शन ऐसा दिया जाए जिस पे कि उनको पता चले कि वाकई ये हुकूमत बनाने के काबिल होंगे। हमें कल को किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर यहाँ कश्मीर में लोगों ने हमारा सपोर्ट किया और जम्मू में कांग्रेस का, और मैं यही उम्मीद कर रहा हूं कि जम्मू में भी लोग नाराज़ हैं, दरबार मूव को लेके नाराज़ हैं, ज़मीनों को लेके नाराज़ हैं, नौकरियों को लेके नाराज़ हैं, महंगाई को लेके नाराज़ हैं। मैं तो चाहूँगा कि उस नाराज़गी का जो है वोट के ज़रिए
जो है वो लोग अपनी आवाज़ बुलंद करें और बीजेपी को हुकूमत से दूर रखें। मेरा आखिरी सवाल है, चूंकि 2014 में जब असेंबली इलेक्शंस हुए तो नारा ये था कि बीजेपी को दूर रखना है, आप वोट दे दीजिए। तो बीजेपी को दूर रखने के लिए लोगों ने वोट दिए, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिए, पीडीपी को दिए या हमें यहाँ तो की कम ही पार्टी, मिले। अगर हम कांग्रेस को भी माने। लेकिन उसके बाद 370 गया, 35A गया, स्टेट भी चली गई, स्टेट के 2 हिस्से हो गए और आज फिर से 370 पे ही इलेक्शन लड़ा जा रहा है। अब तो वापस लाने की बात की जा रही है। इसको आप एज ए पॉलिटिशियन, एज ए फॉर्मर चीफ मिनिस्टर किस नजर से देख रहे हैं? जो लोग सुन रहे हैं तब वापस नहीं हटने देंगे, आज हम वापस लाएंगे, हट गया। मैं सवाल नहीं समझा। सवाल मेरा यह है कि तब भी 370 या 35A नारा था, आज भी वही नारा है। तब था कि बचाएंगे, अब यह है कि हट गया, लाएंगे। जो हुकूमत में आए बचा नहीं पाए ना, जिन्होंने हमारे दोस्ती के हाथ को ठुकराया, ये कहते हुए कि मजबूरी है, नॉर्थ पोल साउथ पोल को एक साथ लाना। मैंने उस वक्त भी कहा था कि जो ज्योग्राफिया थोड़ा बहुत समझते हैं वो ये जानते हैं कि जिस दिन नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक साथ, ये वो कयामत का दिन होगा और उसके रिपरकशंस आज हम भुगत रहे हैं। मैं फिर इस बात को दोहराता हूं, हमने एक वायबल अल्टरनेटिव लोगों को दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के अलायंस की सूरत में। हम उम्मीद करते हैं कि लोग उस अलायंस को वोट देंगे। अगर हमारी अलायंस उनको पसंद नहीं होगी, कल को बीजेपी अगर आई तो उसके लिए फिर कसूरवार कौन होगा? हम तो नहीं, क्योंकि हमने लोगों को एक ऑल्टरनेटिव दिया है और एक अच्छा ऑल्टरनेटिव। आप मंशूर में तो सिर्फ 370 देखते हैं, लेकिन हमारे मंशूर में 370 को छोड़ के इतनी सारी और बातें हैं। इश्यूज हैं, सड़क, पानी, रोजगार को लेके है, महंगाई को लेके है, बिजली को लेके है, सेहत और तालीम को लेके है। कौन सा ऐसा इशू है जिसको हमने अपने मंशूर में टच नहीं किया? हम सिर्फ, आप अगर मेरे कैंपेन को देखें, मैं शायद ही कहीं अपनी तकरीर में 1 मिनट के लिए 370 के हवाले से बात करता हूं। मैं जब तकरीर करता हूं तो उसका 90% से ज्यादा वक्त जो है मैं लोग के रोजमर्रा की जो परेशानियां हैं और मुसीबतें हैं उस पे लोगों से वोट मांगता हूं। आपने मेरा सवाल बढ़ा दिया। क्या एलजी के होते हुए एज यूटी आप वो सब कुछ कर पाएंगे जो आपने मंशूर में कहा है? आपने तो एक बार कहा था कि आप एक पियोन को भी आप ये क्यों मान के चल रहे हो कि हम यूटी रहेंगे? ये स्टेटहुड, जैसे वजीर आजम साहब ने तकरीर की कि हम ही दे सकते हैं, यार देने वाले हम होंगे। लिया आपने, लेंगे हम वापस। दिलाएगा कांग्रेस? नहीं, अब हम वापस लेंगे। अगर वो अपनी मंजूरी से नहीं देते, हम सुप्रीम कोर्ट के जरिए वापस लाएंगे, लेकिन लाएंगे। ये इलेक्शन उन्होंने क्या अपनी मर्जी से किए? अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस इलेक्शन की हिदायत नहीं दी होती, ये बीजेपी वाले कभी इलेक्शन यहां नहीं कराते। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने इनसे इलेक्शन करवाया, इंशाल्लाह इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के जरिए हम ये स्टेटहुड वापस लाएंगे, अगर ये बीजेपी वाले नहीं देते हमें। उमर साहब, चूंकि ऐसा लगता है कि अब बीजेपी वर्सेस एनसी एंड कांग्रेस, और आज जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्पीच की, ऐसा लगता है कि बीजेपी वर्सेस ऑल 3, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी। शायद आप पीडीपी के साथ इत्तेफाक नहीं करेंगे क्योंकि पीडीपी ने अलायंस की थी बीजेपी के साथ, लेकिन उनका दावा यह है कि आजकल अगर कुछ अच्छा हो रहा है ये बीजेपी की वजह से हो रहा है, और आप ये कह रहे हैं कि आज भी मिलिटेंसी रिलेटेड एक्टिविटीज हो रही हैं, अटैक्स हो रहे हैं। मैं कहां कह रहा हूं, ये तो हो ही रहा है। बिल्कुल। तो ऐसे में यही कहा जा सकता है कि फिलहाल ये जो जंग है, ये फिलहाल जो अलायंस है, खासतौर से जो इंडिया गठबंधन की अलायंस हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि सीपीआईएम भी यहां पे इस अलायंस में है। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुकाबला सीधे बीजेपी के साथ है। अब 8 तारीख को पता चल पाएगा कि लोगों ने किसके हक में फैसला सुनाया और अगली सरकार किसकी होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया उमर साहब बात करने के लिए। शुक्रिया रिफत।